dy ओवर dx इज इक्वल टू में x प्लस 2 मल्टीप्लाई में y प्लस 2 करें हिसाब किताब। पहले वेरिएबल सेपरेबल करो, बराबरी में लो, बराबरी में लेके उसको सॉल्व करें और मैं तुम्हें एक पॉइंटर देता हूँ 1 को माइनस के 1 यानी x भी 1 है y भी माइनस 1। अब करें पहले dy ओवर dx बराबरी में लो, हड्डी वड्डी नहीं है ये, वेरिएबल सेपरेबल है। पहले बराबरी में ले x के एक तरफ y के एक तरफ और उसके बाद इंटीग्रेट करो। तो खुशी का दुख तो बहुत जेन्युइन है नहीं? अरे यार तुम कोई ना स्कूल वालों से डील कर लो, हिसाब 10वीं केमिस्ट्री हम पढ़ा देंगे, हमारी क्लास मिलके पढ़ा देगी इन सबको, बाकी का कुछ हिसाब किताब समझवा दो बस। और कुलभूषण सर ऐसा पढ़ा गए मालकम को कि सब बढ़िया, अब तो उनको छोड़कर कोई आ जाए। आदि मुनि कुलभूषण आदि मुनि कुलभूषण ये एक राक्षस होता था पहले जमाने में, उसका नाम था खरदूषण। सुना है? सुना नहीं सुना है? खरदूषण तो भाई थे राक्षस राज। तो मुझे इस राइमिंग से मैच करता है क्यों? ये बात मैंने उनको भी बताई उनके चेहरे पर कि मुझे कुलभूषण से खरदूषण की याद आती है। डॉक्टर खरदूषण बना कुछ हिसाब किताब बैठा इसका भी बैठा। देखो x बाई डी वाई इक्वल टू में x प्लस 2 y प्लस 2 डॉट में dx। तो इस सॉल्व चाहता मैं कहाँ से आता, मतलब चाहता कि बाहर वाले एरिया से कि अंदर वाले एरिया से? तो बहुत भीतर है, मतलब अंदर तो कुछ ज्यादा ही भीतर है, 1.5-2 किलोमीटर समथिंग ऐसा सुना मैंने। नहीं सर इतना नहीं है। अच्छा देखें भाई, यहाँ पे नहीं dx से तो नीचे, यहाँ पे कौन जाएगा, यहाँ से वहाँ पे y, यानी अपने पास बन जाएगा y अपॉन में y प्लस 2 डॉट dy और ये वाला x प्लस 2 डॉट dx अपॉन में x और ये वाला करेंगे इंटीग्रेट। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी कि बन जाएगा x अपॉन में x प्लस के 2 अपॉन में x डॉट dx। ये काट दिया अपन लोगों ने तो 1 प्लस के 2 अपॉन में x डॉट dx, जबकि इसको जब करेंगे तो इसमें प्लस माइनस 2 कर लो। ये बात कितनी अच्छी थी, प्लस 2 और माइनस 2। अगर अपन लोग जब इसको निकालते तो y प्लस 2 अपॉन में y प्लस 2 और ये वाला माइनस के 2 अपॉन में y प्लस 2 डॉट में dy, ये काट दिया 1 का इंटीग्रेशन y माइनस के 2 y प्लस 2 का इंटीग्रेशन log y प्लस 2 और प्लस में c तुम्हारा यहाँ से आ ही जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x और 2 अपॉन x का log x और प्लस के क्या निकलेगा आंसर c। अब तुम्हें इन 1 माइनस 1 का क्या करना है, इसमें पुट करके किसकी ओर निकाल लोगे तुम लोग, सी की। ठीक है, ये ऐसे ये तो वार्म अप है, अगला देखना वार्म अप का सवाल है, ध्यान से। मैं काम की लाइन लिख रहा हूँ, इस लाइन को बस कन्वर्ट कर देना। द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, बिल्कुल ध्यान से कन्वर्ट करके लिख दो। वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, लिखो ध्यान से।
y कोऑर्डिनेट और स्लोप का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? x के। पहली बात स्लोप क्या होता है? dy/dx और y का मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? लिखो लिखो, बिना लिखे नहीं, सवाल मत लिखो, सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन। y कोऑर्डिनेट का जब स्लोप से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। y कोऑर्डिनेट यानी y का जब dy/dx से मल्टीप्लाई करेंगे तब x आएगा। सॉल्व करें, निकालो आंसर। पॉइंट दे देता हूँ, c निकाल लेना है ना, हल्का सवाल है। 0 को -2 है। फाइंड वेरिएबल सेपरेबल लगाओ और आंसर पाओ। बन गया? इक्वेशन क्या बनी? इंटीग्रेट होकर y² / 2 = x² / 2 प्लस के c। सही है? अच्छा, y की जगह पे -2 का स्क्वायर 4/2, x की जगह पे 0/2 प्लस के c। जब काटेंगे तो 2 = 2 में c। अपने पास क्या बनेगा आंसर? y² / 2 = x² / 2 और c की जगह पे 2। खत्म। चलो भाई अगला प्रश्न। ऐसे हल किया ना, और बस तुम्हें बहला के अंदर बुलाने एक बार। द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ एक बात में समझ में नहीं आई, मन में चल रही बहुत देर से। सौदे को क्यों पीटेंगे यार? फिजूल में, मतलब पता नहीं, वही कह रहा था घर जाके फिजूल में कोई लॉजिक तो होगा। अच्छा, स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। तुम लोग इस बात का यकीन नहीं मानोगे कि जैसे तुम लोग भाई कोई नंदगांव से, कोई ग्वारी से, कोई चंदौली से, ठीक है, लाड़पुर, एक पेरेंट्स से बात हुई मेरी कल, 10th क्लास में बालक है उनके, ठीक है, और पढ़ने में ऐसे इनएक्सेस है। तो कह रहा है कि साहब ये बाईपास से, ये कुल कोसी पुल का बाईपास, ये बाईपास, कह रहा है जी दूर पड़ता है दूर पड़ता है जी बालकों के लिए, ऐसे आना क्या। अच्छा जी, चलो अब बता बना क्या कही जाए? इस बात को तो समझाने की आवश्यकता नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। मैंने सोचा पूछा स्कूल तुम्हारे छत के ऊपर ही है कि नीचे है? गिवन दैट स्कूल साइकिल जाते हैं, हाँ जी, अच्छा, बाईपास से -2,1। अरे कितनी बड़ी कहानी है, 7-8 महीने की पढ़ाई है बस। चलो भाई रुक जाने देते हैं, ध्यान सुनना। पहली काम की चीज स्लोप ऑफ टेंजेंट। मैं सवालों को तुम्हारी नजर से नहीं देखता, मैं स्लोप को बहुत सिंपल देखता हूँ। सवालों को देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy/dx मैं जानता हूँ इस माने इक्वल ट्वाइस यानी कि 2 का मल्टीप्लाई। और क्या करूँ, आधा तो खत्म कर लिया। अब सुनो, तुमने एक बात और देखनी चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू ये और ये। और ये बात तुम कभी भी कर लो, तुम जब पहली बार देखते हो तुम्हें समझना पड़ता है। एक और स्लोप निकालनी है मुझे। स्लोप निकालने का फॉर्मूला ऐसे याद से आ रहा है, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो मैं तुमसे कहता हूं कि अपने पास में कोई पॉइंट है और ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंटों से सहायता से स्लोप निकालो। y - y1 अपॉन x - x1 इसके इक्वल डालना है। y + 3 अपॉन में x + 4। मैंने थोड़ा कम मूड मार के सवाल लिखा, थोड़ा कम मूड मार के सवाल लिख दिया बस। अब तुम लोग याद करो, dy/dx बराबर ही वेरिएबल सेपरेबल पॉइंट तुम्हें दिए गए हैं, c निकालने के लिए निकालो आंसर। y2 - y1 x2 - x1।
थोड़ा बहुत अभ्यास किया। डी वाई 2y प्लस 3 अपॉन में x प्लस 4 और डॉट में dx। हाँ जी, नीचे कौन जाएगा? y प्लस 3। तुम्हें 2 लेने की इच्छा हो तो ठीक, ना हो तो भी ठीक। नीचे लेके जाएंगे y प्लस 3 को, बराबर में चलेगा 2 अपॉन में x प्लस 4 डॉट dx, और ये वाला भी ये dy अपॉन y कंडीशन log y प्लस 3। हमारे पास में 2 सेफ है, इसका कंडीशन 2 log x प्लस 4, log ही log है तो यहाँ पर भी log c लगेगा। हाँ भाई, c निकालने का तरीका -2 सवाल की लेंथ देखना, स्लोप इज ट्वाइस, और वापस स्लोप निकाल दी मैंने y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये थोड़ा सा पुराना पैंट था, पर लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, हकीकत तो ये है कि तुम्हें इनको देखना है। हमारे 3 सवाल, सब पे बुक है कि नहीं है, तो तीनों सवाल मैं लिख देता हूँ, लिखने में ज़्यादा टाइम नहीं है, और तीनों सवालों को कम से कम 9-10 सवाल करना, ठीक है। तीनों सवालों में पैटर्न फिक्स है, ठीक है, समझते हो पैटर्न क्या है। 3 नहीं 4 है भैया। पहला क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से लिखें, ठीक है, आराम आराम से और अलग करके देखना है सवालों को। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून, द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून being inflated at a constant rate, being inflated at a constant rate, inflated at a constant rate, ये तो रेट मेजरमेंट वाला सवाल है। हाँ वही है, constant rate, inflated changes at constant rate, छोड़ो, हाँ ठीक है जो भी है। if inflated changes at a constant rate, at a constant rate, पहले तो ये लिखें, उसके बाद में अगली काम कीजिए इसी के अंदर। if initially radius is 3 units and after 3 seconds it is 6 unit, और तो सवाल ये कि फाइंड द रेडियस ऑफ बलून आफ्टर t seconds, इस सवाल को पढ़ने से पहले कुछ बातें समझ लें। पहली चीज तो ये कि शांति सवाल देखना ही देखना है, बाद में लिखने में भी हाथ चला देना है। और दूसरी बात ये कि ये पहला सवाल है, अगले तीनों सवाल इसके जैसे हैं, लगभग ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसे है नहीं, मतलब ध्यान से देखो। तुम्हारी एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 29 तक लगभग ऐसे 11 सवाल होते हैं, एंड तक जब चले जाएंगे तो। यहाँ 11 नहीं है, 4 ही हैं, और ध्यान से देखना है सभी को। ऐसे नहीं कर सकते तुम लोग कि बिना देखे सब ये आंसर होना चाहिए, तुम पे क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। बात समझो, शांति से देखना। पहली चीज तो पूरा सवाल पढ़ लें। हम लोगों के पास में कोई भी एक बलून है, उसको कॉन्स्टेंटली फुला के बड़ा किया जा रहा है, उसको कॉन्स्टेंटली फुला के बड़ा कर रहे हैं। कितने रेट से बड़ा कर रहे हैं, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड है कि 20 है कि 30 है, कुछ दिया है कि नहीं है बताओ। कितने हर सेकंड कितना वॉल्यूम का साइज बढ़ रहा है, नहीं दिया ना। वॉल्यूम का बढ़ना कैसे लिखा जाता है, रेडियस का बढ़ना कैसे लिखते हैं, dr अपॉन dt। इधर कैसे लिखते हैं, dA अपॉन dt। वॉल्यूम कैसे लिखेंगे, dV अपॉन dt। और इसने dV अपॉन dt कितने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया है, कांस्टेंट रेट है सब, हर सेकंड 20 करके बढ़ रहा है। इसने दिया है कि नहीं दिया, इसने ऐसा कुछ नहीं दिया। तो सबसे पहली चीज सवाल की सबसे काम की लाइन, फर्स्ट लाइन, dV अपॉन में dt यानी कि बढ़ने का कांस्टेंट रेट है k। कि मुझे नहीं पता वॉल्यूम कितने से बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो dV अपॉन dt, और कितने से बढ़ रहा है तो मैंने क्या लगा दिया उसमें, k। पहली काम की बात। अब इस सवाल को यहाँ करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ कि सवाल को मैं 3 टूक में लिख सकता हूँ। पहला टूक, इनिशियली, यानी कि जब टाइम 0 था तब रेडियस कितनी थी, 3। जब टाइम 0 है तब रेडियस 3 है। अच्छा, जब टाइम 3 था, 3 सेकंड था, तो रेडियस कितनी थी, 6। और फिर उसने पूछा जब टाइम की वैल्यू t है तो रेडियस, ये सवाल है।
पहले सवाल को दो टूक समझ लो, मतलब देखें, मैं जानबूझ के रुक गया, पहले ध्यान से सवाल देखें। वॉल्यूम कितने देर से बढ़ रहा है या बदल रहा है? के। जब रेडियस 3 है तब टाइम कितना है? 0। जब रेडियस 6 है तब 3 सेकंड बीत चुकी हैं, और रेडियस निकालो t टाइम बाद कितनी होगी। ये फिगर कौन सा दिया है? सिलेंडर है कि वॉल्यूम, मतलब क्या है? स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। इसमें दो वैल्यू वापस से देखो, t की वैल्यू क्या दी गई है? 0। रेडियस कितना दिया है? 3। t अगर 3 है, रेडियस कितना है? 6। मैं तुम्हें बात बोल देता हूँ, सवाल की बात समझ में आएगी। बात ये है कि इन दोनों वैल्यूज का ना बहुत अच्छा काम है, दो वैल्यूज दो कांस्टेंट निकलवाएंगी, इनसे दो कांस्टेंट फाइंड कर पाएंगे हम लोग। अब सारी बात तक कनेक्ट करूंगा मैं, तुम्हें बस सवाल ध्यान से देखना है तरीके से। हाँ जी, पहली बात तो फिगर कौन सा दिया? ये स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर। इसमें पुट करो और उसको डिफरेंशिएट करो, पुट करो और डिफरेंशिएट करो। हाँ भाई सुनना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका डेरिवेटिव बताओगे? dv/dt। वॉल्यूम का डेरिवेटिव 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का डेरिवेटिव डॉट dr/dt। तो पहले तो इसे पुट कर यहाँ, वॉल्यूम dv/dt जगह पे 4/3 पाई 3r² डॉट dr/dt, और इक्वल टू में क्या चल रहा है? के। इसमें एक चीज कट गई, 3 से 3, तो हम लोग पहुंच गए 4 पाई r² डॉट dr/dt बराबर की के। सभी लोग पहले तो यहां तक लेते हैं। मुझसे एक लाइन सुनोगे तो बताता हूँ, सवाल खत्म। इसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट होती है इसकी तगड़ी सी। वॉल्यूम का डेरिवेटिव मैंने पुट किया क्योंकि उसने वॉल्यूम का डेरिवेटिव दिया, मैंने वैल्यू को रख दिया। अब देखते चलो बस, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसमें, निश्चित नहीं लूंगा। वक्त लंबाई बढ़ाता है सवाल की, उससे डर बैठता है मन में। dv/dt की जब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट क्यों किया है वो पता है तुम्हें? क्योंकि इसमें मैं उसका वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम डिफरेंशिएट किया, एरिया देगा तो एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने वैल्यू को पुट किया, सामने के क्या चल रहा है? कि मतलब सब नहीं पता कितने रेट से वो बढ़ या फिर घट रहा है। हाँ जी, हेलो, कौन से डलवाने हैं? हाँ इसी पे है, ठीक। हाँ भाई सुनो, ये लिख लिया तुमने? अब मैं तुम्हें काम के बाद बोलता हूँ, उस देखना। सभी को डिफरेंशिएट ये कर ले सबने, है ना? अब इसको इंटीग्रेट करो, वेरिएबल सेपरेबल डी है इधर, ये बराबरी में होने चाहिए, dt नीचे नहीं जमेगा, यानी k डॉट इंटीग्रेट निकालना है, इसका इंटीग्रेशन करना। ये क्या बात है? मतलब पहले डिफरेंशिएट कर लिया फिर उसे इंटीग्रेट कर लो। हाँ ऐसे घूमते रहो इन पे। फोर पाई r² का r की पावर 3/3 इक्वल टू kdt का at और प्लस में। हाँ जी, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं है, अब इसके ऊपर नीचे बस वैल्यूज हैं। मैंने अब तक सवाल में वैल्यूज क्यों नहीं पुट करी? क्योंकि मैं पहाड़ तोड़ूंगा, फिंगर पत्थर नहीं। ठीक है, ध्यान से देखना। पहली बार टाइम अगर 0 है तो r की वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, देखो 4 पाई बटे में 3, r की वैल्यू 3 का क्यूब 27 इक्वल टू में k इंटू में t की जगह 0 प्लस c। एक चीज कट गई, 9 चौक
36 पाई इक्वल टू सी मिल गया। इसके काम क्या थे? एक कांस्टेंट मिल गया सी की जगह पे कितना 36 पाई। चलो इक्वेशन में पुट कर लो 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू में के टी प्लस के सी नहीं 36 पाई। ठीक है जी, अगली वैल्यू कौन सी बताओ? अगर टाइम 3 है तो रेडियस कितना? 6 तो मैं टाइम 3 डालूंगा, रेडियस 6। चलो 4/3 पाई, रेडियस कितना? 6 का क्यूब 216 के इनटू में टाइम कितना उस वक्त 3 है और 36 पाई चलने दो, के सॉल्व होने देना। 3 से 2 16 कटता है काटो 72 चौक 288 पाई इक्वल टू में 3 के और प्लस के 36 पाई। जब घटाएंगे इसको तो घटाओ 252 पाई 252 पाई। मुझे ना अभी अंशु ने फोन किया था, एक बात बोली उसने, भैया मजा आता है यहाँ पे दिल्ली में, फिलहाल वो मेंस तैयारी करता है। कैसे कैलकुलेशन कोई कंप्लीट नहीं कर पाता मुझे, उसका रीजन है झलकियां। जब अपने हाथ उसके साथ मैच करे ना, कंप्लीट करेगा ही नहीं कोई कैलकुलेशन में है। आराम से जोड़ेंगे, फिर कैसे करेंगे लोग? 288 और 36 घटाएंगे 6 दो आंखों से कल जाते। तुम कर लो, तुम पे जैसे हो जाए। ठीक है सर, 3 से डिवाइड कर दो इसको 84 पाई इक्वल टू में क्या निकल के आया के। एक मिनट वापस बात सुनो, जब पहली वैल्यू डाली तब तुम्हें एक कांस्टेंट मिला, उसका नाम क्या था? सी। दूसरी से एक और मिला, उसका नाम क्या था? के। दो वैल्यूज का मतलब दो कांस्टेंट निकलेंगे। तुम्हें के की वैल्यू मिल गई, उसको भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन में सब डाल दो जो तुम्हें मिल गया। एक सेकंड, मुझे थोड़ा और स्पेस चाहिए ना, एक सेकंड, थोड़ा सा और स्पेस चाहिए। देखो देख भाई, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर, हेलो हाँ जी 3600 है। ठीक, देखो भाई अपने पास में ये 4/3 पाई आर क्यूब 84 पाई किस जगह पे लग गया? के की जगह और सी की जगह पे। मैं तुमसे वापस पूछता हूँ, घुमा के वापस पूछना चाहिए, सी कहाँ से निकाला? पहले कांस्टेंट से, मतलब पहली वैल्यूज से, और के कहाँ से निकाला? दूसरी वैल्यूज से। अब उसने तुम्हें क्या फाइंड करने को दिया है? मैं इसमें से रेडियस निकाल दूंगा, पहले बताओ दोनों में सब में कॉमन लेके क्या कट गया? इसमें पाई कॉमन, पाई 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 काट दी गई। अब क्या करना चाहिए? आर निकालना मुझे, आर यहाँ पे 4/3 आर क्यूब कैसे निकालोगे? 3 मल्टीप्लाई में जाए और 4 को डिवाइड में लें तो आर क्यूब बराबर 3 मल्टीप्लाई में गया 84 टी और 36 और डिवाइड में कौन आ गया? 4। इसमें से फिर कॉमन ले लो, 4 कॉमन आ जाएगा इसमें। जैसे ही हम 4 कॉमन लेंगे तो 3 इंटू में 4 इंटू में कैलकुलेशन पहली बार लगती है ऐसी। 21 टी और ये वाला कितना 9 और अपॉन में 4 से 4 कट गया, 3 का अंदर मल्टीप्लाई भेजना। 21 इंटू में 3 कितना बनता है? 21 इंटू में 3 यानी कि 63 टी और 3 इंटू में 9 यानी कि 27। तुम्हें बात बताता हूँ, अगर पावर स्क्वायर होता हटता तो क्या लगता? 1/2। अगर 2 है तो हटने पे क्या लगेगा? 1/2 और 3 है तो हटने पे क्या लगेगा? यानी कि 63 27 की पावर 1/3। ये रेडियस है। ये भगवान इतना अजीब आंसर, पर ये सही है। आंसर चेक कर लो बने, इसका आंसर है 63 टी प्लस 27 की होल पावर 1/3। ये रेडियस है, हाँ ये रेडियस है। और इस पूरी कहानी में स्टार्टर सबसे मेन था dv/dt। अगर मैं तुम्हें कहना बताऊं, मैं तुम्हें वैल्यूज को पुट ना करवाऊं, मैं तुम्हें इंटीग्रेट करवा के ना समझाऊं कि कांस्टेंट फिर से लिख लेंगे तो आंसर कैसे निकलेगा? जस्ट इमेजिन। देख ले, अपने शांति हिसाब किताब लगा लो, कुछ जल्दबाजी नहीं है खेल में, शांतिपूर्वक हिसाब किताब लगाएं और अभ्यास दोबारा बार बार करेंगे। मतलब कितने टर्निंग पॉइंट है सवाल के अंदर, कितनी सारी बातें होती हैं, पर शायद एक आध तो बात ऐसी भी थी जो बहुत अच्छी निकल गई। उन दोनों का काम कांस्टेंट निकालना है, सवाल शुरू करना सबसे बड़ा काम है, उसके बिना सवाल कभी नहीं हो सकता।
ठीक है, अगला देखो, ध्यान से देखो। नहीं, ये एक बार में नहीं होंगे खत्म, तुम्हें अब शायद पता चल गई होगी। दोबारा से क्वेश्चन है, बैंकों की बात चल रही है, आदमी का पसंदीदा कोर्स। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, ये प्रिंसिपल है, इंक्रीजेस कंटिन्यूसली, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रिंसिपल का बढ़ना ही ब्याज कहलाती है। एक सेकेंड, वॉल्यूम का बढ़ना डीवी अपॉन डीटी, प्रिंसिपल का बढ़ना डीपी अपॉन डीटी। चलो तुम कम से कम उसमें तो आते हो, जो लोग ये जानते हैं एट द रेट ऑफ R% पर ईयर, ये समझते हो तुम सभी लोग। हम ब्याज लगाते हैं, कितनी रेट पे लगाई, कितनी दर पे लगाइए, वो सब लोग जानते होंगे जहाँ तक है ब्याज। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रुपीज, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तुम्हें रेट निकालना कितना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। तो सवाल यहीं पे छोड़ दे तो हो नहीं सकता, उसमें और बात बताई गई है। अगर इफ रुपीज ब्याज पे दिए भी तो किसी ने 100 रुपए दिए, ₹100 डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, 10 साल तक के लिए 100 रुपए की उधारी इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, यही है सवाल। मतलब चलो सवाल है, चलो वो तो अलग बात है। जरा लेवल देखें, 0.693, ये हिंट है इसकी 1, यहाँ पे ये इस्तेमाल कर लेना। हाँ भाई, एक करके पहली बात सुनो, तुम्हें क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेट निकालना है। कितने पैसे उधार दिए गए हैं, 100 कितनी साल के लिए, 10 साल कितने हो गए 10 साल बाद, वो डबल यानी कि 200। 100 रुपए की ब्याज चल रही है 10 साल, 100 रुपए उधारी पे है 10 साल के लिए, और वो कितने हो गए, डबल। अच्छा, प्रिंसिपल इंक्रीज होने को हम लोग क्या बोलते हैं, डीपी अपॉन डीटी। क्या तुम्हारे पास में कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां पे तुम लोगों ने ये पहली बात सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, बताया नहीं है तो सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दो मुझे। सिंपल इंटरेस्ट होता है पीआरटी अपॉन में 100। और इस जगह मैं तो खेलूंगा, देखो स्टार्ट करना कितना कठिन है, मतलब साहब मैं तो सोचने में मूड में ही नहीं था, ये कहां से आ जाता मुझ पे। हाँ बस ये तो सीखना तुम्हें, ठीक है। अब ठीक है, मन संतुष्टि, पीआरटी अपॉन में 100। इसमें ऐसा ही किसे कहते हैं, यानी कितना पैसा बढ़ गया। जैसे कि हम लोगों ने किसी आदमी को 5 रुपए दिए, हमने और मान दिए, देखो 500 रुपए दिए। हेलो, हाँ जी, हाँ बताओ भैया। ये हाँ बताने में ही है, हाँ बताने में है। मुझे इतना ध्यान नहीं, खसरा नंबर ध्यान नहीं, मुझे देखनी पड़ेगी तब बताऊंगा बाद में, अभी ध्यान नहीं है। 17 के डेटा सर्कल के तब याद है कि अब 17 पहुंच गए हैं। अच्छा, उससे पहले 8.5 थे, 4 साल बाद 11 की रेट हो, अब 17 की रेट पे जा रही सर्कल। हाँ, स्टैम्प कितने की पड़ रही है, ये वाली स्टैम्प 125 गज प्लॉट की। सवा सौ 70 10% पे लगाई जाएगी, नहीं तो 112 तो 94 30 और 10%। हाँ हाँ आराम से, हाँ 70। तो 2.5 लाख की तो स्टैम्प ही आएंगी। अच्छा ठीक है, मैं आपको देख के बाद बताऊंगा, मैं भी बिजी हूँ है। ठीक ठीक है, ठीक है। हाँ भाई सुनो ध्यान से, हमने किसी को 500 रुपए दिए, 500 के रुपए पे बनने वाली जो ब्याज थी वो कितनी निकल के, मतलब 50 रुपए और बन गए,
कितनी लौटाएगा सामने वाला मुझे? 550। ये बात जो अक्सर बालकों से पूछ जाती है, मतलब जिनको पहली बार सिंपल बताते पढ़ाते हैं चौथी में, कितने रुपये लौटाएगा जी? 50। 500 50 एक्स्ट्रा मैंने 500 नहीं लौटाएगा, हाँ 500 लौटाएगा, वरना तब समझ में आते हैं। छोटी बात उनकी आय की वो डाली जाती तब समझ में आती है। तुम्हें भी एक बात बताई जाती है, ये ऐसा ही 50 का क्या मतलब है? 500 से कितने बढ़ गए? 50 रुपये। इसी एसआई को दुनिया डीपी अपॉन में डीटी भी कहती है। अगर तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कितने टाइम में कितना प्रिंसिपल इंक्रीज करा? 50 रुपए। कितने टाइम में कितना प्रिंसिपल इंक्रीज कर गया? 50 रुपए इंक्रीज कर गया। इसी को हम लोग डीपी अपॉन डी, एसआई को ही डीपी अपॉन डीटी कहते हैं। ये बात अगर तुम्हें बताई नहीं जाएगी तो तुम घर कैसे लोगे? हम प्रिंसिपल को ही डीपी अपॉन डी, एसआई को ही डीपी अपॉन डीटी कहते हैं। कितने समय में कितना प्रिंसिपल बढ़ा। तो मैं तुम्हारे सामने एक काम करूंगा, उसको ध्यान से देखना। हाँ जी, इसके पे क्या लिख रहे हैं? डीपी अपॉन में डीटी, और जैसे अपॉन में डीटी लगा सामने वाला डेरिवेटिव हो गया पी इंटू आर इंटू में टी का डेरिवेटिव, टी के अकॉर्डिंग 1 अपॉन में 100 रह गया। नीचे dt है तो 100, बस पहली लाइन पे पहला डब्बा, ध्यान से कर लो, पहली पे पहला डब्बा कि एसआई को डीपी अपॉन dt लिखेंगे, और जिस दिन डीपी अपॉन dt लिखेंगे वहीं पे t खत्म। अगला वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, सुन लो, कोई बात नहीं, तुम बस सॉल्यूशन देखना। अगर तुम सॉल्यूशन मेरे साथ करवा रहे हो कि हाँ जी अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब इंटीग्रेट करो, मतलब वो तुम ही कर रहे हो, ठीक है, ध्यान से देखो। पहली चीज इसमें क्या करना चाहिए? उधर भेजेंगे, यानी कि dp इज इक्वल्स टू में p मल्टीप्लाई में r मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में और मल्टीप्लाई में dt। अब p को p के पास भेजेंगे तो dp अपॉन में p इक्वल्स टू में r अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में dt। अब क्या करना है? इंटीग्रेट dp अपॉन p का log तो नहीं, ln ही कहते हैं, तो नेचुरली हम log ही लगाना है तब से, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब सुनते हैं। फिलहाल तो log p, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद में इसमें कांस्टेंट कौन है? r अपॉन 100 कांस्टेंट है तो dt का इंटीग्रेशन t, r अपॉन 100 कांस्टेंट dt का t, और प्लस में क्या लग जाएगा? c। एक सेकंड, एक तो c निकलेगा। सब पिछले में तो वैल्यू दी थी, यहाँ पे तो वैल्यू दी नहीं है, दी है भाई, सुन ध्यान से, मैं वैल्यू दिखाता हूँ तुझे, साफ साफ नहीं दी गई है पर समझ। जब टाइम 0 था तो अपने पास कितना प्रिंसिपल था? 100 रुपए। जब टाइम 10 साल हो गया तो कितना प्रिंसिपल है? 200 रुपए। ओके, हैं दो वैल्यूज, और दोनों वैल्यूज का काम क्या है? कांस्टेंट निकालना। दोनों वैल्यू से कांस्टेंट निकालते हैं, हालांकि ये कायदे से ln है और ln हटके ही लगता है e, ठीक है, चलो अब log ही है, चलो कोई बात नहीं। सुनो, जब टाइम 0 है तो प्रिंसिपल 100, और 10 साल बाद प्रिंसिपल कितना हो गया? 200। एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। log p इज इक्वल्स टू में p नहीं, टाइम 0 है तो p कितना है? 100, तो p की जगह पे रखा 100, और टाइम कितना है? 0 प्लस में c, 0 से सब खत्म हो गया तो c की वैल्यू क्या निकल के आई? 100। ये निकली c की वैल्यू। पहले इक्वेशन की स्टार्टिंग देखो, बस वैल्यू पुट करके पहला काम किया मैंने, मुझे ये वाला फील्ड बदल देना चाहिए। मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट करी हैं, कौन सी वैल्यू पुट करी है? जब मैंने टाइम 0 पुट किया तो p की वैल्यू क्या निकल के आई है? 100। दूसरा क्या पुट करना है? टाइम 10 और p की जगह पे 200। उसे भी देख लो, टाइम 10 और p की जगह पे 200। यहाँ पे आराम से है, log p की जगह पे 200, r इंटू में टाइम की जगह पे 10 अपॉन में 100 तो चल ही रहा है, और c की वैल्यू तुमने क्या निकाली? log 100 ना, तो चलने दो। ln है ये, ln में तुम्हारे log लिख रहा हूँ, नेचुरली लगता है वैसे तो। प्लस का log 100 वहां जाएगा तो माइनस का log 100, ठीक है, फर्क है इन दोनों में, नेचुरल और कॉमन में। मैं किसी, अच्छा 0 0 कट गया तो आधा पॉइंट में 10। एक काम की बात बताओगे,
माइनस में log, तो 200/100 करेंगे तो ln 2 इक्वल्स टू आधा अपॉन में 10 है। ln का मतलब क्या होता है, log में कितना बेस होता है, e, यानी कि log e की पावर 2 इक्वल टू आधा अपॉन में 10 है। log e2 की वैल्यू तुम्हें दी है कितनी, 0.6931 आधा अपॉन में 10 है। जब 10 को भेजेंगे मल्टीप्लाई में तो 6.931% इक्वल्स टू आधा आ गया जी। मैं रुक जाता हूँ, एक देर सांस ले लेता हूँ। दो वैल्यू कौन सी हैं, टाइम 0 तो प्रिंसिपल 100 है और टाइम 10 तो प्रिंसिपल 200 है। दोनों वैल्यूज को पुट करके तीसरा आंसर अपने आप आता है। वो है ना, नए सवाल ना थोड़ा सा जब इस लेवल में उतरते हैं तो कठिन तो लगते हैं, तो वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम बस चीजों को समझना और उन्हें देखना सीखो कि यार ये बात एक बार में आने वाली है कि 2 बार में या 3 बार में आने वाली है। तुम जिस दिन इस अंतर को पहचान लोगे सब्जेक्टों में, तुम उस दिन होशियार बन जाओगे कि हम अंतर समझना सीख गए हैं। क्या ये तो आसान बात थी, इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा, दैट्स इट। हमने 2 वैल्यूज कौन सी डाली, और उससे भी इंपॉर्टेंट इस पूरी कहानी में डब्बा एक ही जगह बना पी रंग का, वो स्टार्टिंग पे कि SI dp/dt, फिर तो इंटीग्रेट धुआंधार वैल्यू पुट और खेल खत्म आंसर। उस बात को थोड़ा गौर से समझने की कोशिश किया करें। खैर अगला सवाल भी लगभग ऐसा ही होगा, स्टार्टिंग उसकी काफी सही होगी। इनको अवश्य प्रयास करना। हम लोग अगला चैप्टर का नाम बता दें कौन सा शुरू करेंगे, दैट इज मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। मैं ताजुब वाजुब नहीं, इसलिए बस जल्दी निकल जाएगा कुछ। मैं वो वाली बात बताता हूँ, मुझे वो क्या पता पड़ा था केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। भैया मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ, केमिस्ट्री का सिलेबस 4-5 महीने से ऊपर नहीं है। खूब खिंच के, मतलब घोट के पीने वाली बात में। ठीक है, मतलब अपन लोग पढ़ा दिए, हमने एनसीईआरटी करवा दी, उसके बाद सैंपल पेपर करने तब नंबर आएंगे। इस पूरे खेल में 5-6 महीने का पीरियड है, टाइम है मात्र। इसलिए तुम बस पढ़ते जाओ, तुम्हारे लिए वो सिलेबस 1 महीने का भी नहीं है। तुम लोग पढ़ने वाले रिविजन में उतरोगे ना, बहुत सूट जाता है, कट्टू कट जाता है। चलो मैं तुम्हें वापस लेके आता हूँ। प्रश्न ऐसा ही लगेगा तुम्हें वैसे तो। इस बार मैं तुम्हें क्या देता हूँ उसमें, क्वेश्चन नंबर 21 इसका। हाँ क्यों, कल नहीं ज्यादा है क्या? हाँ क्यों? आज मिठाई बटनी चाहिए, कैलकुलस खत्म करेंगे हम। प्रिंसिपल कंटिन्यूअसली increases at the rate of 5% per annum per year। विद्या मंदिर में एक पुरस्कार मिलता है, उस पुरस्कार का नाम है जो पूरी साल बच्चा एब्सेंट नहीं होता, अटेंडेंस अवार्ड। उस अवार्ड को पेश करने से पहले हर वर्ष 2-3 शब्द बोले जाते हैं, बहुत कॉमन से वर्ड है वो। मैं तो दोनों वो सारे कॉमन वर्ड सुनाता हूँ, ये मुझे नहीं गिर जाएंगे, अब उठाऊंगा। ठीक है भाई, वो कॉमन सा वर्ड क्या, बात समझें। वो कॉमन सा वर्ड ये है कि अब स्वागत करना चाहते हैं उन सभी छात्र छात्राओं का जिन्होंने धूप, सर्दी, बारिश, गर्मी, किसी मौसम की परवाह किए बिना अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए विद्यालय को हर दिवस पे मतलब ज्वाइन किया, अटेंड किया, ऐसे करके सभी लोग इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। फिर उन्हें एक सील दे के विदा किया जाता है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा अवार्ड है वो। अब मुझे उसकी वैल्यू समझ में आती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बालक चीजों को छोड़ देता है ना बीच कुछ में, उसका विनाश बहुत भयानक होता है। उसमें बता, एक तो हो गई उनकी अब तक की पहली छुट्टी 7 साल में, 1.5 साल पेड़ का छुट्टी कर दी है।
उन्हें 2-3 अवार्ड देने चाहिए। आदमी सब ठीक है, बस वो थोड़ा बालकों के साथ पढ़ाने की फ्रिक्वेंसी मैच नहीं करती है उनकी। इस बुराई किसी करनी नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी कोशिश तो कर ही रहे हैं। हाँ ध्यान से बात। पहली बात, इस बात तुम्हें रेट दिया है शायद 5% का रेट है, और कितने रुपए दिए हुए? 1000 रुपए जमा किए बैंक में। तो पूछा इस बार 10 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे, 10 साल बाद कितने पैसे बनेंगे, ये सवाल है। एक करके लिखता हूँ। जब टाइम 0 है तो प्रिंसिपल कितना है जी? 1000 रुपये, तो प्रिंसिपल 1000 रुपये। अच्छा, उसके बाद में रेट ऐसी मैंने ऊपर लिख दिया कितना है। फिर पूछा जब टाइम 10 है तो प्रिंसिपल कितना होगा। इतना साधारण सा प्रश्न, स्टार्टिंग सेम करते हैं। हाँ जी साहब, एस आई इक्वल टू में क्या होता है? P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100। जब हम लोग एस आई को लिखेंगे DP अपॉन में DT, तो सामने के लोगों में से एक लोग अपनी दम तोड़ देगा, दैट इज T, रह गया 100। अगला काम क्या करना है? वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। अगला काम हम लोग करेंगे वेरिएबल सेपरेबल। जब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो DP अपॉन में P इक्वल टू R अपॉन में 100 मल्टीप्लाई में DT का इंटीशन DP अपॉन P का LNP, और इक्वल टू में RT अपॉन में 100 की 100 प्लस में जी। अब तक मैंने कुछ भी अलग नहीं किया, सेम टू सेम पिछली वाली लाइन उठाई और यहाँ तक रखी, दैट्स इट। यहाँ तक पिछली कहानी रखी है। अब तुम रखो, चलो जब टाइम 0 है तो P कितना है? रखो इसमें, टाइम 0 है तो P 1000 है, रखो, तुम्हें C मिल जाएगा उससे। अभी C कितना निकला? log 1000। भाई अगर टाइम 0 है तो P की जगह पे डालेगा 1000 और इक्वल टू में आ गया C। चलो इस वैल्यू को हम पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। ln P RT अपॉन 100 प्लस C की जगह पे ln 1000। अब उसने पूछा कि ये बताओ जब टाइम 10 है तो P कितना होगा। ठीक है, खत्म करते हैं खेल। ln P रेट कितना है? अपॉन में 100, टाइम कितना है? 10 प्लस के ln 1000। बताओ काटाबिलिटी बताओ। 0 कट गया, 0.5 ना, ठीक। ln P बराबर के 0.5 प्लस ln 1000। कुछ और बताने की इच्छा हो तो बता दो, खुला मौका। log P है मतलब 1000 उधर जाएगा तो माइनस में जाती डिवाइड में, तो अगली लाइन में आ जाएगा log P अपॉन में 1000 और इक्वल टू में कितना 0 पॉइंट। हाँ जी, log हटेगा तो E, log हटेगा तो E लगेगा, है ना। P अपॉन में 1000 इज इक्वल टू में E की पावर 0 पॉइंट, आंसर 1.6। P अपॉन में 1000 1.648 है। मल्टीप्लाई भेजने पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 1648 रुपए बन जाएंगे 10 साल बाद। मतलब देखो इस सवाल में यहाँ पे दिया है वही तो आंसर है, और पिछले में भी यहाँ पे दिया है वही आंसर है। इसको याद मत कर जाना। स्टार्टिंग देखो, करने के तरीके देखो, हर बार सिस्टम सेम ही तो है, कांस्टेंट पुट करना, आंसर निकालना, दैट्स इट। उस बात को थोड़ा सा मतलब एक बार अपने आप से धक्का लगाओगे ना तो समझ में आएगी कहानी है कि लगभग ठीक ठीक सी है। वो अजीब तो लगेंगी यार, पहली बार में क्यों नहीं लगेंगी अजीब, लगनी भी चाहिए। अच्छा, फिर आता है सबसे उत्पादित प्रश्न। प्रश्न भरे हुए बैक्टीरिया हर घंटे खुद को कर रहे हैं डबल, ऐसा कुछ सवाल है।
नहीं 2 घंटे में 10% बढ़ जाते हैं वो। इन ए कल्चर किसी जगह पे द बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख, 1 लाख बैक्टीरिया हैं, ठीक है पहली बात। दूसरी बात, द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। वो बैक्टीरिया 2 घंटे में 10% बढ़ते हैं। तो इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे बाद, इन हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटे बाद उसकी संख्या 2 लाख हो जाएगी बस। और इसमें एक काम की चीज और दी गई है, सबसे काम की चीज ये दी है सवाल में, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ is directly proportional to rate of growth of bacteria is proportional to the number present, जितने प्रेजेंट है उन पे डिपेंड करती है। कुछ खास नहीं, मैं तुम्हें सवाल ऑब्वियसली नहीं पर कुछ बताता हूँ। इसमें फाइंड क्या करना है, स्टार्टिंग में कितने बैक्टीरिया हैं, 1 लाख, कितने घंटे बाद हो गए 2 लाख, ये सवाल है, टाइम निकालना, कितने घंटे बाद 2 लाख हो जाएंगे। अच्छा मैं तुम्हें इसका आंसर लिखवाता हूँ। हेलो, हाँ जी, जी 4 बजे तक आ जाएंगे। कुल्लावर पंप देखा है आपने, तो उसके गली के एंड में आना है बस आपको, हाँ उसके जस्ट एंड में, हाँ जी हाँ भैया, हमें क्या फाइंड करना है इसके अंदर, टाइम। अब मैं तुम्हें इस टाइम का ना जो आंसर निकल के आएगा ना वो आंसर दिखाता हूँ, ठीक है। इस सवाल का जो आंसर है वो आंसर देखो, 1/2 log आधे बटे में 10, देखो बताता हूँ। अरे ये जो टाइम निकल के आएगा, आंसर जो निकल के आया वो आंसर देखो, वो आंसर आएगा 2 log 2 अपॉन में log 11 बटे में 10, ये है जी आंसर। मतलब ना सवाल कराया ना कुछ, हमारी कल्पनाओं को तोड़ा। जब समय 0 है तो कितने बैक्टीरिया हैं, 1 लाख, 2 लाख बैक्टीरिया में कितना समय लगेगा, इतना, कितने घंटे हैं ये पता नहीं पर इतना लगेगा, ये है सवाल। चलो देख लेंगे ना, थोड़ा मन तो सहला बहला कुछ तो बात दिखाई दी कि उत्तर तो भयानक ही आने वाला है। मतलब बात ये मेरी उम्मीदों के हिसाब से नहीं है कि साहब 1 घंटे आएगा कि 2 घंटे आएगा 3 घंटे आएगा, आंसर भी तगड़ा आएगा, 2 log 2 log 11 बटे में 10, ये है इसका आंसर। लेकिन मैं तो सवाल पूरा नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें सवाल की बस एक स्टार्टिंग देनी है, वो बात समझे क्या है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू किसके, नंबर प्रेजेंट, कितने फिलहाल प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि अभी कितने 10% कितना होगा उसका 10,000, तो हो गए 1,10,000, 2 घंटे बाद हो जाएंगे 1,10,000। अब 1,10,000 का 10% बताओ, 11,000, तो अब कितने हो जाएंगे 1,10,000 और 11,000, 21,000। अगली बार में उसका 10% होगा, वैल्यू बढ़ रही है ना लगातार, हर बार 10,000 नहीं होंगे। तो ये तो कहने वाली बात थी, मैं सवाल को वैसे लिखता हूं जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। जब टाइम 0 था तब बैक्टीरिया का नंबर कितना था, कितने बैक्टीरिया थे, बैक्टीरिया को 20 से दिखा लेते हैं, बैक्टीरिया 20 बैक्टीरिया, तब कितने बैक्टीरिया थे 1 2 3 4 5, 1 लाख। फिर बात है कि टाइम कितना था कि बैक्टीरिया कितने हो गए
2 लाख हमें टाइम फाइंड करना है। हाँ बिल्कुल। और ये बात और दी है उसने, हर सेकंड कितने परसेंट बढ़ते हैं, 10 तो 2 घंटे बाद 10% बढ़ गए तो कितने हो गए, 1,10,000 हो गए। 1 सेकंड ऐसे ही लगा देता हूँ। जब टाइम की वैल्यू 2 थी तो बैक्टीरिया कितने हो गए, 1,10,000। मैं तुमसे बातें पूछता हूँ, इसमें 2 वैल्यूज क्यों आ रही हैं, 2 कांस्टेंट निकलेंगे पक्का। एक कांस्टेंट निकलेगा टाइम की वैल्यू 0 पुट करके, और एक निकलेगा टाइम की वैल्यू 2 पुट करके। ठीक है, सवाल अब थोड़ा साउंड देता, भले ही होना ये तुम पे, पर कम से कम साउंड तो देता है कि हाँ साहब जब टाइम की वैल्यू 0 पुट होगी तब एक कांस्टेंट निकलेगा, और जब टाइम की वैल्यू 2 पुट होगी तब एक कांस्टेंट निकलेगा। अब मैं इतना सब कुछ कराने के बाद भी एक बात फिर से पूछता हूं, तुम मुझे इसकी पहली लाइन बता दो क्या होगी। सिंपल इंटरेस्ट पीआरटी अपॉन 100, चलो वो याद हो गया, डीपी अपॉन डीटी कर देते हैं। यहाँ की पहली लाइन क्या है, वो पहली लाइन सुनना चाहता हूँ। इंटीग्रेट क्या करूं, कोई फॉर्मूला नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में तो फॉर्मूला था ना पीआरटी अपॉन 100, यहाँ पे तो कुछ नहीं है ऐसा। पहली लाइन क्या है, पहली लाइन ये है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एक मिनट, प्रिंसिपल का बढ़ना डीपी अपॉन डीटी, वॉल्यूम का बढ़ना डीवी अपॉन डीटी, बैक्टीरिया का बढ़ना डीवी अपॉन डीटी, बैक्टीरिया का बढ़ना डीवी अपॉन डीटी, प्रोपोर्शनल टू किसके, जितने प्रेजेंट है, फिलहाल कितने प्रेजेंट है, बी मान लिए मैंने। हर वक्त 1 लाख तो नहीं होंगे, हर सेकंड बढ़ रहे होंगे तो बी मान लिया। प्रोपोर्शनल टेकल क्या लगता है, यानी कि डीवी अपॉन में डीटी और इक्वल्स टू में केवी। अब पार्शियल हो जाएगा, मतलब पार्शियल नहीं, बीएसएम हो जाएगा, डी टू उधर और बी नीचे, इंटीग्रेट वैल्यू पुट, 2 कांस्टेंट निकलेंगे। तुम बस यहां रख के छोड़ दो इसको, ठीक है। कल हम सभी लोग सबसे पहले तो इस प्रश्न को निपटाएंगे, और कल इसी के साथ साथ तुम सभी की मैट्रिक्स प्रारंभ हो जाएगी, ये भी ध्यान रखना। मैट्रिक्स बहुत बढ़िया खेल है।